हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 141 टू क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 141, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन ऑफ वेब एंड फ्लेंज स्प्लाइस। चार स्टेटमेंट आपको गिवन है वेब और फ्लेंज स्प्लाइस से रिलेटेड। जब उनकी डिज़ाइन की जाती है तो किसके लिए डिज़ाइन की जाती है, फ्लेंज स्प्लाइस और वेब स्प्लाइस की। स्टेटमेंट फर्स्ट, flange splice shall be designed for actual bending moment at the section. Second, flange splice shall be designed to resist the actual shear at the section. Third, a web splice shall be designed to resist the actual shear at the section. Fourth, a web splice shall be designed for actual bending moment. तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं स्प्लाइस का मतलब क्या होता है और फ्लेंज और वेब स्प्लाइस की डेफिनेशन क्या होगी। स्प्लाइस का मतलब होता है दो मेंबर को आपस में कनेक्ट करना, और वेब स्प्लाइस का मतलब होगा अ जॉइंट इन द वेब प्लेट प्रोवाइडेड टू इंक्रीज इट्स लेंथ इज नोन एज वेब स्प्लाइस। जो वेब प्लेट होती है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, इसको वेब कहा जाता है। ये जो है ये वेब है, और ये टॉप फ्लेंज, और इसको बॉटम फ्लेंज कहा जाता है। वेब प्लेट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो लिमिटेड लेंथ के लिए होती है। यदि हमें ज़्यादा लेंथ की वेब प्लेट रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, यदि हमें ज़्यादा लेंथ की प्लेट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्प्लाइस का हम यूज़ करते हैं और उसको आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। जैसे ये प्लेट, वेब प्लेट फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों वेब प्लेट को हमने यहाँ से ज्वाइंट कर दिया है वेब में। किसके द्वारा किया है, स्प्लाइस, और वेब को ज्वाइंट किया, इसका नाम क्या हो जाएगा, वेब स्प्लाइस। ठीक है, वेब को ज्वाइंट किया इसलिए इसका नाम वेब स्प्लाइस होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, स्प्लाइस का यूज़ क्यों किया जाता है, उसकी वेब प्लेट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। और सिमिलर यहाँ पर भी होगा फ्लेंज स्प्लाइस में, फ्लेंज की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम स्प्लाइस का यूज़ करते हैं। दो फ्लेंज प्लेट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड में देख सकते हो ये जो है ये वेब, और ये जो ऊपर बना हुआ ये क्या है, फ्लेंज स्प्लाइस। ये कंबाइंड यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये वेब स्प्लाइस है, ये फ्लेंज स्प्लाइस। वेब स्प्लाइस इज डिज़ाइन टू रजिस्ट द एक्चुअल सीयर एट द सेक्शन। जो वेब स्प्लाइस होता है उसका हम डिज़ाइन किसके लिए करते हैं, एक्चुअल सीयर के लिए, सीयर फोर्स के लिए। द स्प्लाइस प्लेट आर प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड ऑफ द वेब। वेब की दोनों साइड हम स्प्लाइस प्लेट लगाते हैं। फ्लेंज स्प्लाइस अ जॉइंट इन द फ्लेंज एलिमेंट प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ फ्लेंज प्लेट इज नोन एज फ्लेंज स्प्लाइस। और फ्लेंज स्प्लाइस को डिज़ाइन किया जाता है एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट के लिए एट द सेक्शन। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 141, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा। फ्लेंज स्प्लाइस को डिज़ाइन किया जाता है बेंडिंग मोमेंट के लिए और वेब को एक्चुअल शियर फोर्स के लिए। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 141, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 142, a base plate of area 625 centimeter square has to be provided for an axial loaded column ISMB 200, flange width 100. Which one of the arrangements shown in figure would result in least base plate thickness? यहाँ पर आपको पूछा गया बेस प्लेट की जो थिकनेस होगी वो सबसे कम किस में होगी, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चारों ऑप्शन में जो अरेंजमेंट दिया गया है, टॉप व्यू आपको गिवन है, ठीक है। और ISMB का मतलब हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। 200 का मतलब उसकी डेप्थ है, और फ्लेंज की विड्थ आपको 100 गिवन है, मतलब ये जो है ये 200 है, 200 mm, 20 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ इसको मैं। और ये फ्लेंज की जो विड्थ है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे बेस प्लेट थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग। बेस प्लेट की थिकनेस का फॉर्मूला होता है T बराबर √3W डिवाइडेड बाई सिग्मा बी एस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर जो थिकनेस है वो ए और बी के साथ वेरी करेगी, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है। तो ए और बी पर डिपेंड होगी थिकनेस। तो हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन के लिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू निकालेंगे। जिस ऑप्शन के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू कम होगी उसके लिए थिकनेस भी क्या होगी, कम होगी। अब हमें ए और बी समझना है। ए और बी क्या होगा, ए द ग्रेटर प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेट बियॉन्ड कॉलम इन mm, और बी है द लेजर प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेट बियॉन्ड द कॉलम इन mm। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा हम समझते हैं डायग्राम में। ये कॉलम बेस प्लेट को एंकर किया गया है, ग्राउंड पेड और कंक्रीट फुटिंग, ये अरेंजमेंट है कॉलम का, स्टील कॉलम का। यदि हम टॉप व्यू देखते हैं तो ये बेस प्लेट है। बेस प्लेट की डायमेंशन लेंथ एल, डेप्थ या विड्थ बोल सकते हैं डी। ये सेक्शन है आई सेक्शन। टॉप व्यू से यदि हम देखेंगे तो जो आई सेक्शन दिखाई दे रहा है ये आई सेक्शन, ठीक है, रेक्टेंगुलर बना हुआ है, समझने के लिए आपको समझना आसान होगा। ये आई सेक्शन है, ठीक है, ये आई सेक्शन। इसकी डिस्टेंस ये ए है, ये प्रोजेक्शन ए और ये प्रोजेक्शन बी है। ए का मतलब होगा मैक्सिमम डिस्टेंस उस कॉलम की इस बेस के प्रोजेक्शन से, और मिनिमम डिस्टेंस बी। ऑप्शन फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन आपको करना है, ए और बी की वैल्यू मैं आपको बता दूंगा। आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो नोट करते जाना साथ साथ आप। ऑप्शन ए में ये हमें पता है ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करते जाना, मैं इरेज करते जाऊंगा इसको साथ साथ। ये 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब आपको ए और बी निकालना है, तो हम ये वाला प्रोजेक्शन देखते हैं, ये और ये वाला प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा 25 माइनस 20, तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ऊपर वाला प्रोजेक्शन नीचे वाला, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, तो एक प्रोजेक्शन को हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है ये कितना है 2.5। नेक्स्ट प्रोजेक्शन हम निकालते हैं, इस प्रोजेक्शन की बात करते हैं, ये प्रोजेक्शन कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। फ्लेंज की विड्थ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये आपको पता होगा, ये फ्लेंज कहलाता है, टॉप फ्लेंज, बॉटम फ्लेंज और ये वेब। तो 25 माइनस 10 तो कितना होगा 15, और ये एक प्रोजेक्शन हम निकालेंगे तो 15/2 तो 7.5। ऑप्शन ए में दो प्रोजेक्शन निकले हैं, एक है 7.5 सेंटीमीटर और एक है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो कम होगा वो हम बी लेंगे और जो ज़्यादा होगा वो ए होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में ए की वैल्यू 7.5, बी की कितनी है 2.5। अब आप कैलकुलेट कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 कितना होगा। ऑप्शन बी के लिए भी आप निकाल लोगे। सी वाला मैं समझा देता हूँ आपको। सी में हम देखते हैं ये आई सेक्शन, इसकी यदि प्रोजेक्शन की बात करते हो तो एक प्रोजेक्शन तो यहीं पर है, ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी प्रोजेक्शन की 0 होगी। सेकेंड प्रोजेक्शन की बात करते हो तो ये वाला प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये कितना होगा 62.5 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये प्रोजेक्शन निकलेगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी ए की। तो कैलकुलेट करोगे तो बी के लिए सबसे कम होगा बेस प्लेट थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 142 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये पढ़ लेना आप एक बार, सिंपल है। यहाँ पर थिकनेस का फॉर्मूला भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है, सिग्मा बी एस परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस स्लैब बेस के लिए कितनी होती है फॉर ऑल स्टील्स शेल बी एज्यूम्ड एज 185 मेगापास्कल। क्वेश्चन नंबर 143 battens provided for compression member shall be designed to carry a transverse shear equal to, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कितना होगा आंसर इसका 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स इन द मेंबर। क्वेश्चन नंबर 143 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप कंटिन्यू देखिए पूरी सीरीज, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। IS कोड 800 1984, इसको आप एक बार पढ़ लेना, समझ में आएगा आपको। ये दिया हुआ है IS कोड में 2.5% आप टोटल एक्सियल फोर्स, ठीक है, उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं बैटेंड प्रोवाइड करते हैं फॉर कंप्रेशन मेंबर
shall be designed to carry a transverse shear equal to 2.5%. Question number 143 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बेट एंड, ठीक है, ये जैसे चैनल सेक्शन है, दो चैनल सेक्शन को आपस में कनेक्ट करके हमने एक कॉलम बनाया है, तो इस चैनल सेक्शन को आपस में जो कनेक्ट किया है इनसे, ये वाले जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इसको कहा जाता है बेट एंड। क्वेश्चन नंबर 144, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिलेट टू डिजाइनिंग ऑफ लेस्ड कॉलम। लेस्ड कॉलम से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है सिंगल लेसिंग सिस्टम ऑन अपोजिट प्लेन्स शेल प्रिफरेबल बी इन द सेम डायरेक्शन सो डेट वन इज द शेडो ऑफ द अदर। तो हम आईएस कोड में देख लेते हैं इस पॉइंट जो दिया हुआ है। आईएस कोड में 5.7.1.4 में सिंगल लेस्ड सिस्टम ऑन अपोजिट साइड, ये सिंगल लेस्ड सिस्टम में आपको समझाऊंगा क्या होता है। सिंगल लेस्ड सिस्टम ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कंपोनेंट्स शेल प्रिफरेबल बी इन द सेम डायरेक्शन सो डेट वन बी द शेडो ऑफ द अदर इंस्टेड ऑफ द बीइंग म्यूचुअल अपोज्ड इन डायरेक्शन। ये तो आईएस कोड में दिया हुआ आपको क्लोज, और फिगर भी वहाँ पर दिया हुआ 5.1D। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यदि हम यहाँ पर ये देखते हैं टी सेक्शन है, दो फेस से हम देखते हैं ए और बी में, ठीक है, लेसिंग ऑन फेस ए, ये दिया हुआ लेसिंग ऑन फेस ए, फेस ए से हम देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई दे रही है लेसिंग, और लेसिंग ऑन फेस बी, ठीक है, बी से इस तरीके से। दो फिगर बने हुए, एक तो ये वाला है जो कि करेक्ट होगा, इसका हम यूज़ करते हैं, और ये इनकरेक्ट है, नॉट प्रिफर्ड। कौन सा प्रिफर किया जाता, कौन सा नहीं किया जाता है। अब शेडो का मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन से आप देखते हो और ये बी डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से हम देखेंगे तो उसकी शेडो बनना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इन दोनों को यदि आप देखोगे, ए से आपने देखा, ठीक है, और बी से भी देखोगे, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिखाई देगी। मतलब जब ए से देखोगे तो आपको जैसा दिखाई दे रहा ए से, वैसा ही आपको बी से भी दिखाई देगा, उसकी मिरर इमेज। यदि आप यहाँ पर एक मिरर समझ लेते हो तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, लेकिन इस केस में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका यूज़ हम जनरली प्रिफर्ड नहीं किया जाता है। ये आईएस कोड में दिया हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। सेकेंड स्टेटमेंट, लेसिंग बार शुड ओनली बी अ फ्लैट। जो लेसिंग बार होता है वो फ्लैट होता है ओनली। ये देख लेते हैं हम यहाँ पर, रोल्ड सेक्शन आर ट्यूब्स ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ में बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्लैट्स। जो फ्लैट होती है उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, रोल्ड सेक्शन या ट्यूब जिसकी कि इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ हो उसको यूज़ किया जाता है, उसको प्रीफर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि जो लेसिंग बार होता है वो फ्लैट जरूरी नहीं ओनली फ्लैट होगा। और ये लेसिंग इसको कहेंगे, जैसे हमने बेटेंड देखा था, बेटेंड कैसे था, हॉरिजॉन्टल मेंबर था, और ये इंक्लाइंड मेंबर जो है ये लेसिंग होगा। इसका भी काम क्या होता है, कॉलम को आपस में कनेक्ट करता है। दो चैनल सेक्शन है, उससे यदि हमने कॉलम बनाया है तो उसको आपस में कनेक्ट करता है। और एक टाइप प्लेट यहाँ पर लगाई जाती है एंड में, और एक लोअर एंड में। मिनिमम 2 टाइप प्लेट का यूज़ किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार फॉर कंप्रेशन शेल नॉट एक्सीड 180। स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, द स्लेंडरनेस रेशियो लेमड़ा ऑफ द लेसिंग बार फॉर कंप्रेशन मेंबर्स शेल नॉट एक्सीड 145। कंप्रेशन के लिए 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन रिवेटेड कंस्ट्रक्शन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग बार फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस शेल बी टेकन एज लेंथ बिटवीन द इनर एंड रिवेट्स ऑफ बार फॉर सिंगल लेसिंग। तो यहाँ पर और भी आप देख सकते हो, आईएस कोड में दिया हुआ है, इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। एंड 0.7 ऑफ दिस लेंथ फॉर डबल लेसिंग इफेक्टिवली रिवेटेड एट इंटरसेक्शन। In weld construction, the effective length shall be taken as 0.7 times the distance between the inner ends of the weld connecting the lacing bar to the member। तो जो लेंथ होती है वो आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और सिलेंडरनेस रेशियो दोनों की यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है, स्टैंडर्ड कितनी होना चाहिए। तो लेमड़ा कितना होना चाहिए कंप्रेशन के लिए, 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 145 से ज़्यादा होगा तो उसमें बकलिंग आ जाएगी, तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा। फोर्थ स्टेटमेंट, laced compression members are to be provided with tie plates at ends, ये भी करेक्ट होगा। End tie plates, laced compression members
shall be provided with tie plate at the ends of lacing system and at points where the system are interrupted। मतलब कम से कम हम एंड में तो लगाते ही हैं, जैसे ये कॉलम है तो कॉलम के एंड में टाई प्लेट लगाते हैं, और यदि हमें कहीं आवश्यकता होती है तो बीच में भी हम टाई प्लेट लगा देते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, लेस्ट कंप्रेशन मेंबर आर टू बी प्रोवाइडेड विद टाई प्लेट एट एंड्स। यदि यहाँ पर ओनली आ जाता जैसे यहाँ सेकंड वाले स्टेटमेंट में था तो ये भी गलत होता, लेकिन इस जो दिया हुआ वो क्या होगा, करेक्ट होगा। फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और इन दोनों को भी आप करेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर एग्ज़ाम में आता है तो क्या इसका करेक्ट क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। 180 की जगह क्या हो जाएगा, 145। क्वेश्चन नंबर 144 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये दिया हुआ है यहाँ पर चैनल, टाई प्लेट, लेसिंग। ये सिंगल लेसिंग सिस्टम दिया हुआ है, डबल में क्या होता है कि यहाँ पर एक और लेसिंग सिस्टम होता है इस तरीके से। हम ये भी पढ़ चुके हैं, कॉलम बेट एंड कॉलम और लेस्ड कॉलम। क्वेश्चन नंबर 145, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम ए बी शोन इन फिगर। ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी जो कॉलम है उसकी इफेक्टिव लेंथ आपको पूछी गई है। ये जो सपोर्ट है वो हिंज सपोर्ट है, और आपको पता होगा कि हम जो इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं कॉलम की वो कैसे निकालते हैं। दोनों एंड कंडीशन हम देखते हैं। एंड कंडीशन क्या है, एंड कंडीशन क्या क्या हो सकती है, दोनों एंड फिक्स्ड हो सकते हैं, दोनों हिंज हो सकते हैं, एक फिक्स्ड हो सकता है, सेकंड हिंज हो सकता है, या एक फिक्स्ड और एक फ्री। ये चार कंडीशन आपको पता होगी। यहाँ पर जो कंडीशन दी गई, एक एंड हिंज है और सेकंड एंड हमको देखना होगा। यहाँ पर सेकंड एंड क्या है, ये वाला हिंज सपोर्ट है, ठीक है, और ये रिजिड है बी वाला। बी जो सपोर्ट है वो रिजिड है, इसका मतलब क्या होगा कि यह ना तो फिक्स्ड है और ना ही हिंज है। उन दोनों के बीच की कंडीशन है, फिक्स्ड और हिंज से बीच की कंडीशन होगी यहाँ पर बी सपोर्ट में। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, चार कॉलम के केस में हमें इफेक्टिव लेंथ पता है। पहले कॉलम में देखेंगे यदि दोनों हिंज हैं, सॉरी एक फिक्स्ड है सेकंड हिंज है, उस केस में हम देख सकते हैं 0.8 L होगा। दोनों एंड फिक्स्ड है तो 0.65 L, दोनों हिंज होंगे तो 1 L, और एक फिक्स्ड और सेकंड फ्री है तो 2 L। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस कॉलम में एक हिंज है और सेकंड जो कंडीशन है वो हिंज और फिक्स्ड के बीच है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ होगी कॉलम की वो किस तरीके से बकल होगा कॉलम, वो हम देख लेते पहला। यहाँ से तो बकल स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से यहाँ पर बकल इस तरीके से होगा, और यहाँ पर क्या होगा कि बी से कुछ डिस्टेंस के बाद में उसकी बकलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। बी से यदि हिंज होता तो बी से ही स्टार्ट हो जाती। यहाँ पर भी आप क्लियर आप देख सकते हो, यदि ये हिंज है तो जहाँ से हिंज है वहीं से बकल हो रहा है ये, और ये फिक्स्ड है तो बकलिंग कुछ लेंथ के बाद हो रही है। तो ये जो इफेक्टिव लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की इफेक्टिव लेंथ होगी, और ये इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, जो इसकी अनसपोर्टेड लेंथ है, यदि दोनों एंड हिंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो फिक्स्ड और हिंज के बीच की रेंज होगी, मतलब लेस देन एल होगी। ये वाली इफेक्टिव लेंथ होगी जो कि एल से कम होगी और ग्रेटर देन होगी 0.7। क्वेश्चन नंबर 145 ऑप्शन सी इज करेक्ट। एल से कम होगी और ग्रेटर देन होगी 0.7 एल। ये वैल्यू भी आप याद रख लो, ये भी चार ऑप्शन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, लिस्ट गिवन है फर्स्ट लिस्ट में टाइप ऑफ स्ट्रेस, सेकंड में अलाउेबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो ये आपको याद रखना है, वैल्यू एक्सियल टेंशन के लिए कितनी होती है 0.6 FY, बेंडिंग टेंशन के लिए 0.66 FY, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, हम स्टील की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होगी 0.40 FY, और बियरिंग स्ट्रेस कितनी होती है 0.75 FY। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 146 ऑप्शन बी इज करेक्ट। और FY क्या है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। क्वेश्चन नंबर 147, अ पोर्टल फ्रेम सब्जेक्टेड टू सेंट्रल कॉन्सेंट्रेट लोड एंड हॉरिजेंटल लोड इज शोन इन फिगर। एक पोर्टल फ्रेम है, एक हॉरिजेंटल लोड P
ठीक है, एक सेंट्रल लोड है, वर्टिकल लोड P है, और हॉरिजॉन्टल लोड भी एक P। लाइकली पोजिशंस वेयर प्लास्टिक हिंजेस कैन फॉर्म इन कंबाइंड मैकेनिज्म वुड इंक्लूड। यहाँ पर प्लास्टिक हिंज की आपको पोजीशन बताना है क्या होगी, कंबाइंड मैकेनिज्म में, ठीक है, कंबाइंड मैकेनिज्म में प्लास्टिक हिंज की पोजीशन आपको बताना क्या होगी। तो प्लास्टिक हिंज के लिए पहले हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालेंगे। तो ये दोनों एंड हिंज हैं, तो यहाँ पर अननोन कितने, दो यहाँ पर अननोन होंगे, दो यहाँ पर होंगे, टोटल अननोन 4 -3, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होगी, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 1 होगी। नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंज कितने बन सकते हैं, वैसे तो आपको यहाँ पर 5 दिए गए हैं, ठीक है, एक यहाँ पर बन सकता है, एक यहाँ पर बन सकता है, और एक यहाँ पर 3 प्लास्टिक हिंज बन सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 जो दिया हुआ है इसको हम समझेंगे 5 अलग अलग क्यों दिए गए हैं। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितने बनेंगे, 3 - 1, कितने बनेंगे, दो। दो कौन कौन से बनेंगे, बीम मैकेनिज्म और स्वे मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो 5 आपको दिए गए हैं, 3 बनेंगे बीम मैकेनिज्म में और 2 बनेंगे स्वे मैकेनिज्म, और फिर हम लास्ट में बनाएंगे कंबाइंड मैकेनिज्म, उसमें बनेंगे 2। यहाँ पर ऑप्शन शायद आपका गलत हो सकता है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले हम बीम मैकेनिज्म बनाएंगे, तो एक लोड है P, ठीक है, तो मैक्सिमम हिंज कितने हो सकते हैं, 3। तो एक हिंज यहाँ पर होगा, एक इस सपोर्ट यहाँ पर होगा जॉइंट पे, और एक अंडर द लोड, 3। स्वे मैकेनिज्म में कहाँ होगा, एक यहाँ पर हिंज होगा और एक यहाँ पर हिंज होगा, जिसका मूवमेंट हो रहा है, ये तो हिंज है, तो यहाँ पर तो प्लास्टिक हिंज नहीं बनेगा। कंबाइंड की बात करते हैं तो कंबाइंड मैकेनिज्म स्वे भी होगा और साथ में बीम मैकेनिज्म भी बनेगा, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर यदि हम प्लास्टिक हिंज की बात करते हैं, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझिए। इस लोड के कारण, हॉरिजॉन्टल लोड के कारण, यदि हम इस जॉइंट की बात करते हैं तो इस जॉइंट को ये कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, और ये वाला लोड भी इसको कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो एंगल है, ये 90 डिग्री का जो एंगल है, इस एंगल में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है और ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसके फेल होने की चांसेस कम है। इस जॉइंट से कोलैप्स होने की चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि जो एंगल ये कितने का 90 डिग्री पहले था और बाद में भी लगभग 90 डिग्री ही रहेगा। लेकिन इस जॉइंट की बात करते 4 नंबर की, 3 और 4 वाला जो जॉइंट है, इस जॉइंट पर एंगल चेंज हो जाएगा, और एंगल चेंज होगा तो यहाँ पर फेलियर या कोलैप्स होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक प्लास्टिक हिंज बनेगा और सेकेंड वाला प्लास्टिक हिंज बनेगा अंडर द लोड, जो वर्टिकल लोड है वहाँ पर एक प्लास्टिक हिंज बनेगा। तो 2 प्लास्टिक हिंज बनेंगे, एक अंडर द लोड और एक इस जॉइंट पे, ठीक है। तो इस जॉइंट पे 3 और 4 ये स्वे मैकेनिज्म वाला बनेगा, और बीम मैकेनिज्म ये एक ही पॉइंट है जनरली, यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनेगा और एक 5। तो यदि क्वेश्चन आता है तो दो हिंज बनेंगे, एक हिंज बनता है अंडर द लोड और सेकेंड वाला इस जॉइंट पे, क्योंकि ये वाला जो जॉइंट है यहाँ पर एंगल ज़्यादा चेंज हो रहा है, और ज़्यादा चेंज हो रहा तो ये जॉइंट जल्दी फेल हो जाएगा। 2 मैकेनिज्म बनना चाहिए यहाँ पर, एक इस जॉइंट पे और एक इस जॉइंट पे, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ, ऑप्शन करेक्ट सी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यहाँ पर एक 3 भी आप लिख सकते हो, 3 पर भी हिंज बनेगा, ठीक है। 3 और 4 ये एक ही जॉइंट, यहाँ पर एक हिंज बनेगा और एक अंडर दी लोड, ये 5 ये अंडर दी लोड है। क्वेश्चन नंबर 147 ऑप्शन सी इज करेक्ट, आपको बुक में बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 148, 3 types of continuous beams supporting a concentrated load at the central span as shown in figure. Collapse load PU corresponding to figure A, B and C respectively are P1, P2, P3. Which one of the following conclusion is correct? 3 बीम दी गई है, P1, P2, P3 आपको दिया हुआ है। कॉलेप्स लोड PU किसके बराबर, 1, 2, 3 के बराबर है। यहाँ पर हमें देखना है नंबर ऑफ हिंज कितने होंगे, प्लास्टिक हिंज। पहले बीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो अंडर द लोड होगा और इसके नियर में जो सपोर्ट होंगे वहाँ पर प्लास्टिक हिंज होगा। ये पहले बीम का हम बना लेते हैं, ये बीम है, एक अंडर द लोड और दोनों हिंज पर बनेंगे, दोनों जो नियर जो सपोर्ट होंगे वहाँ पर प्लास्टिक हिंज बनेगा।
ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि जो लोड है वो सेंटर में है। ये L/2, ये L/2। वर्चुअल डिफ्लेक्शन कितना हुआ डेल्टा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। वर्चुअल वर्क मेथड, इंटरनल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। इंटरनल कितना होगा MP थीटा, MP थीटा प्लस यहाँ पर 2 थीटा होंगे, MP थीटा प्लस MP थीटा, और ये वाला MP थीटा। टोटल कितना हो जाएगा 4 MP थीटा इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा P1 इंटू डेल्टा। तो P1 यहाँ से आएगा 4 MP थीटा बाई डेल्टा। वैसे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, वर्चुअल वर्क मेथड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमने P1 निकाला है, इसके लिए P2 निकालेंगे, और से थर्ड के लिए P3। और जब हम इक्वल करेंगे तो तीनों बराबर होंगे, P2, P1 और P3। ठीक है, तीनों की वैल्यू सेम आएगी। और ये 2 MP और ये MP है, तो इस जॉइंट पे जो प्लास्टिक मोमेंट होगा वो कौन सा होगा MP हम लेंगे। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। MP क्यों लेंगे, क्योंकि MP पर ही वो फेल हो जाएगा, कॉलेप्स हो जाएगा। मिनिमम प्लास्टिक मोमेंट हम कंसिडर करते हैं यदि किसी जॉइंट पर, जैसे इसी फर्स्ट बीम पर हम देखते हैं, इस जॉइंट की बात करते हैं, तो इस जॉइंट पर एक ये वाला स्पान और एक ये वाला है। इस स्पान में देखेंगे तो 2 MP है और इसके लिए MP है। तो ये वाला जो जॉइंट फेल होगा वो कब फेल हो जाएगा MP पर। ये इसकी जो कैपेसिटी, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है, वो MP हम कंसिडर करेंगे। तो तीनों के लिए सिमिलर होगा, सेम कंडीशन है तीनों की। तो P1, P2, P3 बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 148 में आंसर क्या हो जाएगा, C करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। फॉर अ सर्टेन लॉन्गिट्यूडनल स्पान अ बीम in an industrial building requires a section modulus of 423.00 centimeter cube. Which one of the following set of section would be most suitable for this purpose? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हमें सेक्शन रिक्वायर्ड है जिसकी कि मॉडुलस ऑफ, सेक्शन मॉडुलस कितनी होना चाहिए 423 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सेक्शन आपको गिवन है, तो कौन से सेक्शन को हम यूज़ करेंगे, कौन सा सेक्शन सुटेबल होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ISWB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, और ISLB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम। तो हम जब सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए 2 कंडीशन हम देखेंगे। एक तो आपको क्वेश्चन में पूछी गई है सेक्शन मॉडुलस, तो सेक्शन मॉडुलस इसके नियर बाय होना चाहिए, इसके आसपास जो भी सेक्शन मॉडुलस होगा एक वो। और सेकंड हम इकोनॉमिकल पर्पस के लिए क्या देखते हैं, उसका वेट, वेट भी उसका कम होना चाहिए, मिनिमम वेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले 423 की बात करते हैं तो जेट एक्स एक्स सेक्शन मॉडुलस हम कौन सा लेंगे, उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट जो होगा सेक्शन मॉडुलस 475, 488, 607, 3854। तो सेक्शन मॉडुलस तो सभी इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके आसपास यदि हम देखते हैं नियर बाय कौन सा है, A और B, तो C और D ऑप्शन को तो हम हटा सकते हैं यहाँ पर। A या B में से हम कोई सा एक ऑप्शन लेंगे। और दोनों में यदि आप देखोगे वेट, पहले वाले में कितना दिया हुआ है 40.9 kg पर मीटर, 1 मीटर का वेट कितना है 40.9, सेकेंड में 37.7, थर्ड में 43 और लास्ट में 145। तो लास्ट वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सी भी नहीं होगा, इसका वेट ज़्यादा है और सेक्शन मॉडुलस भी ज़्यादा है इसका। ए और बी में से हम देखेंगे तो बी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगा। ज़्यादा क्या मतलब, ये करेक्ट होगा बी ऑप्शन, क्योंकि इसका सेक्शन मॉडुलस भी कितना है 488, और वेट देखेंगे तो वेट भी इसका मिनिमम है। चारों में से वेट इसका जो मिनिमम है तो ये इकोनॉमिकल भी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी वाला जो सेक्शन है वो हम यूज़ करेंगे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, जिसकी कि सेक्शन ऑफ मॉडुलस रिक्वायर्ड हमें कितनी है 423 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, वेट भी इसका कम है, लाइट वेट भी में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। द चैनल आर एंगल्स in the compression chords of steel truss girder bridge are turned outward in order to increase। तो ब्रिज के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ब्रिज में जो कंप्रेशन कोड क्या होता है, टेंशन कोड क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होंगे। जो कंटिन्यू लेक्चर देख रहा है उसको पता होगा कंप्रेशन कोड किसे कहते हैं स्टील ट्रस गर्डर ब्रिज में। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि हम क्या इंक्रीज करेंगे, कंप्रेशन कोड है तो उसमें हम क्या इंक्रीज करेंगे, चैनल या हम एंगल यदि यूज़ करते हैं स्टील ट्रस गर्डर में।
तो हमारा जो कंप्रेशन मेंबर होता है उसमें हम मेन चीज़ हमारी क्या होती है कि वो बकल ना हो, क्योंकि कंप्रेशन में बकलिंग लोड ज़्यादा होता है। तो बकल कम हो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेमड़ा हम चेक करते हैं स्लेंडरनेस रेशो, उसका स्लेंडरनेस रेशो जितना कम होगा उतना कम वो बकल होगा। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशो कम होने के लिए हमें क्या होगा, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, रेडियस ऑफ गायरेशन। लेमड़ा मिनिमम करने के लिए हमें क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन हमें इंक्रीज करना है। और इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, जो वेट होगा उसको हम क्या करेंगे, जो वेट जो मेंबर है हमारा चैनल या एंगल सेक्शन, उसको जो उसकी एक्सिस होगी उस एक्सिस से हमें दूर रखना है। जैसे चैनल सेक्शन हमने यूज़ किया है, तो चैनल सेक्शन इस तरीके से हम आउटवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, आउटवर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज। तो उसको टर्न हम आउटवर्ड डायरेक्शन कर देते हैं चैनल की, और ये डिस्टेंस इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं जिससे कि लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीज होगी। और वो इंक्रीज होगी तो उस केस में क्या होता है, उसका सिलेंडरनेस रेशो कम हो जाता है, और सिलेंडरनेस रेशो कम होगा तो उसके बकल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 ऑप्शन क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन को हम इंक्रीज कर देते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ आपको डाउट हो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।